A very good evening to all of you. नमस्कार, मैं डॉक्टर अरविंद कुमार आज कैंसर की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है रिसेंट एडवांसेज इन ऑन्कोलॉजी। कैंसर में नई नई क्या आविष्कार हुआ है या क्या रेवोल्यूशनरी खोज हुई है। तो आज हम इसके बहुत ही एक संक्षेप छोटे से खोज पे चलेंगे जो कि कैंसर क्यों होता है। इसके अब हम बहुत ही तह तक पहुंच गए हैं कि कैंसर क्यों होता है। बहुत से लोग आते हैं हमारे क्लिनिक में, पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हम कभी सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा कुछ नहीं खाए, फिर हमको कैंसर क्यों हो गया, हमने क्या ऐसा गलती किया है कि जिसके कारण हमें कैंसर हो गया। इसी क्वेश्चन को खोजते खोजते आज वैज्ञानिक लोग, साइंटिस्ट लोग ने बहुत ही बेसिक रिसर्च से कुछ चीजों को निकाला है कि कैंसर का इंसिडेंस इतना तेजी से क्यों बढ़ रहा है। तो पहला क्वेश्चन आज हम बस फर्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, व्हाट इज न्यू इन वाई कैंसर अकर्स। कैंसर क्यों होता है, इसमें नया क्या है, हमें नई जानकारी क्या मिली है। हम सब लोग जानते हैं कि कैंसर कुछ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन से होता है, कुछ बैक्टीरिया वायरसेस से होता है, कार्सिनोजेनिक केमिकल्स होते हैं, टोबैको कार्सिनोजेंस इन फूड है, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल है। और अगर मोटा मोटी तौर पे देखें तो 33%, एक तिहाई कैंसर जो है पूरे वर्ल्ड में वो तंबाकू या उससे जुड़े पदार्थ, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा से होता है। उसके अलावा 20% मोटापा से होता है। ध्यान रहिए, पेट का मोटापा है। करीब 16 से 20% फिश इन्फेक्शन, बैक्टीरिया वायरस है, जिसमें कि वायरस है हेपेटाइटिस बी और सी जो लीवर का कैंसर करता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो औरतों में सर्वाइकल कैंसर करता है, फिजिकल इनएक्टिविटी, डाइटरी पुअर डाइटरी हैबिट्स और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारे। तो मोटा मोटी तंबाकू का सेवन, ओबेसिटी, ओवरवेट, इन्फेक्शन, फिजिकल एक्टिविटी। तो इसमें से कुछ रिस्क फैक्टर, तंबाकू का सेवन तो बहुतों में रहता है, कुछ लोगों में कोई रिस्क फैक्टर भी नहीं रहता है, फिर भी उनको जैसे कोई बैक्टीरिया वायरस का इन्फेक्शन नहीं है, कोई वायरस का इन्फेक्शन नहीं है, वो मोटा नहीं है, कोई तंबाकू का सेवन का हिस्ट्री नहीं है। तंबाकू से तो 90% होता है। ये मेरा खुद का एक स्टडी था जब मैं एम्स दिल्ली में था, जिसमें 90% ऑफ द पेशेंट ने हिस्ट्री में दिया कि कभी ना कभी वो तंबाकू का सेवन किसी न किसी रूप में किए हैं। अब एक सिगरेट में इतने केमिकल्स होते हैं, जो भी स्कल के साइन वाले हैं, ये इतने केमिकल्स होते हैं जो कैंसर करते हैं। इसमें आप देखिएगा निकोटिन में वो स्कल साइन नहीं है, जितने वे पॉलीएरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है, हेवी मेटल्स है, कैडमियम, बेंजोपायरिन, ये सब कार्सिनोजेंस मीन्स कैंसर करते हैं। निकोटिन में नहीं है। निकोटिन इज एन एडिक्टिव, ये आपको लत लगाता है, आपका गलत फ्रेंड है जो बोलता है कि फिर से एक सिगरेट लीजिए, फिर से एक गुटखा खाइए। इट इज एन एडिक्टिव। मैं जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन यहां बता देना चाहता हूं, एक सिगरेट में करीब 7000 केमिकल्स होते हैं, जिसमें से 70 में प्रूफ हो गया है कि कैंसर होता है उससे। तो अब मैं यहां इस चीज को अब 70 में प्रूफ हो गया है कि कैंसर होता है उससे। तो अब एक छोटी सी वाक्या से मैं शुरू करता हूं कि दो दोस्त थे, दोनों ने कॉलेज में सिगरेट पीना शुरू किया। एक को 50 साल की उम्र में फेफड़े की कैंसर हो गई और उनकी मृत्यु हो गई, और एक 80 साल की उम्र तक सिगरेट पीते रहा, उसको कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों? दोनों को होना चाहिए था। एक टर्म है प्रूफ रीडिंग, दूसरा टर्म है एमएमआर जीन्स म्यूटेशन सर्विलेंस। हमारा जो शरीर है एक सुपर कंप्यूटर की तरह है। हमारे आपके सबके शरीर में जो ट्रिलियंस ऑफ सेल डिवीजन होता है पर डे, उसमें से 10,000
कैंसर के म्यूटेशन हर दिन हमारे शरीर में होते हैं, लेकिन हमारा प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग है, इतना टाइटली रेगुलेटेड है कि उस सारे म्यूटेशंस को रिकॉग्नाइज करता है, उसको कट करता है, फिर डीएनए को जोड़ देता है। इसको बोलते हैं एमएमआर जीन्स, जो ये काम करता है, जिसका फुल फॉर्म है मिसमैच रिपेयर जीन्स। ये मिसमैच रिपेयर जीन्स है। सपोज कीजिए कि एग्जाम्पल एक शर्ट का फैक्ट्री है या कोई जूते का फैक्ट्री है, जिसमें कि डेली 10,000 जूता बन रहा है या शर्ट बन रहा है, और कुछ एक 100 डिफेक्टिव हो रहे हैं, उसको रिकॉग्नाइज करके हटाया जा रहा है। तो वैसे ही हमारे शरीर के एमएमआर जीन्स हैं, उनको रिकॉग्नाइज करता है, कट करता है, फिर डीएनए को सील करता है और वो सारे म्यूटेशंस को हटाता है। इतना टाइटली रेगुलेटेड है, लाइक अ सुपर कंप्यूटर, जिसमें कि कोई भी अगर वायरस वाला प्रोग्राम जाता है तो उसको हटाता है। उसी तरह इसको म्यूटेशन सर्विलेंस बोलते हैं। तो ये जीन्स कभी अगर हमारा डिफेक्टिव हो जाता है तो वो लोग कैंसर से प्रोन होते हैं, उनको कैंसर होने की ज्यादा संभावना होती है। अब उसके ऊपर ये लोग गलती करना शुरू करेंगे, बीड़ी सिगरेट पीना शुरू करेंगे, तो उनमें म्यूटेशन ज्यादा होगा। उनका जीन जो करेक्टिव जीन है वो ऑलरेडी डिफेक्टिव है। ये देखिए डीएनए का जो डबल स्ट्रैंड होता है, पहले तो सिंगल स्ट्रैंड का पाथवे जो पाथवे होता है, फिर डबल स्ट्रैंड का डैमेज को एमएमआर पाथवे रिकॉग्नाइज करता है और उसको करेक्ट करता है डिफरेंट में। पहले तो मिसमैच को डिटेक्ट करता है, देन एक्सीजन, देन लाइगेशन। तो ये डिफरेंट प्रोसेस होता है। और ये दो मेनली इसमें दो जीन्स है, और भी जीन्स है, BRCA1 एंड BRCA2। BRCA1 से मेनली ओवेरियन कैंसर होता है, जिनमें ये डिफेक्टिव रहता है, ओवेरियन, BRCA1 एंड BRCA2, या ब्रेस्ट कैंसर। रिस्क एज हाई एज 80 to 90% है लाइफ टाइम में। और इसके अगेंस्ट एक सिंपल सा टैबलेट है जो हम देते हैं, जिनमें ये डिफेक्टिव के कारण कैंसर होता है, उनमें ये सिंपल सा टैबलेट देते हैं। और इस BRCA म्यूटेशन आज बहुत ही हाउस होल्ड टर्म बन गया है। ये एंजेलिना जोली ने अपना शी गॉट हर बोथ ब्रेस्ट रिमूव्ड, बोथ हर ब्रेस्ट एंड ओवरी, बिकॉज शी वाज हैविंग दिस म्यूटेशन। इनमें BRCA म्यूटेशन था एंड देयर वर चांसेस दैट शी विल हैव अ ब्रेस्ट कैंसर इन हर लाइफ टाइम, अराउंड 87%। दोनों ब्रेस्ट इन्होंने हटा लिया। इसको प्रोफाइलेक्टिक मैस्टेक्टोमी बोलते हैं। और दोनों ब्रेस्ट हटाने के बाद जस्ट कैंसर का रिस्क 5% होता है। तो जिन पेशेंट्स में ये BRCA म्यूटेशन होता है, उनके सबके फैमिली मेंबर में हम ये म्यूटेशन टेस्ट करते हैं। और जिस फैमिली मेंबर में म्यूटेशन प्रेजेंट होता है, उनको हम बताते हैं कि अपना ब्रेस्ट या ओवरी हटा लें फैमिली कंप्लीट होने के बाद। तो ये जेनेटिक लेवल पे एक डिस्कवरी हुआ है। ये डिस्कवरी मोर देन 2 डिकेड्स पहले आ चुका है, BRCA म्यूटेशन, जिसका क्लिनिकल रिलेवेंस ड्रग्स आज हमारे पास है। बट नॉर्मल जिनके फैमिली मेंबर्स में ये म्यूटेशन है, तो उनका हम फैमिली कंप्लीट होने के बाद दोनों ब्रेस्ट और ओवरी हटा लेना चाहिए। अब एक दूसरा मेजर डिस्कवरी हो रहा है कि मॉडर्न लाइफस्टाइल कैंसर से रिलेटेड कैसे है। बीड़ी सिगरेट नहीं पीते हैं, मॉडर्न लाइफस्टाइल बोले तो खास करके इंडियन लाइफस्टाइल बोले, हम वेस्टर्न नहीं बोलेंगे। वेस्टर्न लोग हमसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, वो दिन में एक बार दौड़ते हैं, समय मिले तो दोपहर को या रात को। हम लोग जैसे नहीं रहते हैं। आज मॉडर्न लाइफस्टाइल में हम क्या कर रहे हैं, सवेरे से रात तक 10 बार खाते हैं। सवेरे आप मुंह में चाय डालते हैं, फिर नाश्ता, फिर अपने ऑफिस में, कॉलेज में, जहां भी हैं, फ्रेंड्स के साथ, जॉब में, दिन भर में 4 से 5 कप चाय होता है, खाना होता है, शाम का नाश्ता, फिर शाम का कुछ खाना, फिर रात का खाना, 5 से 6 बार खाना, बीच में चाय या मुंह में कुछ ना कुछ चलते रहता है। फिजिकली हम क्या करते हैं, कुर्सी पे बैठ के काम करते हैं, दौड़ते नहीं है। हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, वो खेत में काम करते थे, फिजिकली एक्टिव रहते थे। दिन में 2 बार, पूरे दिन में 2 बार खाना खाते थे वो, 24 घंटे में वो लोग, और फिजिकली एक्टिव रहते थे। तो जो मॉडर्न लाइफस्टाइल की डिजीजेज है, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, और कैंसर भी उसी में एक है। आप बोलिएगा कैंसर उसी में एक है, ये कैसे? जब हम खाते हैं, जैसे ही हमारे खाने का सिग्नल्स आता है, तो उसको बॉडी रिकॉग्नाइज करता है और बॉडी अपने इंसुलिन को भेजता है कि जाइए उसे डाइजेस्ट कीजिए।
बॉडी इंसुलिन को भेजता है कि जाइए उसे डाइजेस्ट कीजिए, तो इंसुलिन लेवल आप एक बढ़ता है और उसको डाइजेस्ट करता है, ग्लूकोज नॉर्मल रहता है, हम खुश रहते हैं, अपना फास्टिंग ब्लड शुगर कराते हैं, पीपी कराते हैं, नॉर्मल रहता है, HbA1c कराते हैं। तो बार बार जो खाना खाते हैं तो इंसुलिन का लेवल जो हमारा हमेशा एक अपर लेवल पे रहता है। हम लगातार खाना खाते हैं, बैठ के खाना खाते हैं, कुछ ना कुछ चाय कुछ ना कुछ रूप में मुंह में जाते रहता है, तो हमारा इंसुलिन का लेवल हमेशा एक अपर में लेवल में, क्योंकि इंसुलिन जैसे ही नीचे जाता है अगला हम चाय का सिप ले लेते हैं, अगला नाश्ता ले लेते हैं, अगला समोसा ले लेते हैं। जैसे ही इंसुलिन का लेवल नीचे जाना चाहता है अगेन उसको सिग्नल आता है कि आपको डाइजेस्ट करना है, ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करना है, उसको फैट में स्टोर करना है, उसको XYZ में स्टोर करना है। तो हम शरीर को आज रेस्ट नहीं देते हैं, खाने से अपने मुंह को रेस्ट नहीं देते हैं और फिजिकली इनएक्टिव रहते हैं। तो ठीक है, इससे तो डायबिटीज होगा। डायबिटीज बहुतों को नहीं होता है, वो खुश रहते हैं कि मेरा तो शुगर लेवल नॉर्मल है। ये शुगर नॉर्मल है एट द कंपनसेशन ऑफ इंसुलिन लेवल का हाई। शरीर में इंसुलिन का लेवल हमेशा हाई रहता है। परसिस्टेंट हाइपर इंसुलिनीमिया, और ये इंसुलिन एक ग्रोथ हार्मोन है। आप देखिए इंसुलिन और उसके रिलेटेड जो पेप्टाइड्स है साथ में निकलते हैं, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 एंड इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2, और ये डिफरेंट पाथवे से AKT mTOR पाथवे से फाइनली प्रोटीन सिंथेसिस कराते हैं, DNA का सिंथेसिस कराते हैं, प्रोलिफरेशन। इंसुलिन इज अ ग्रोथ हार्मोन। अब आप आइए बैक हम चलते हैं कि कोई भी म्यूटेशन वाला सेल अगर हमारा बच गया है, गलती से उस प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म से अगर निकल चुका है, तो ऑलरेडी हमारे शरीर में इंसुलिन का लेवल हाई है। हम लोग कभी अपना इंसुलिन लेवल नहीं करते हैं, इंसुलिन का लेवल हाई है। इस उस डैमेज्ड सेल, उस कैंसरस सेल को खाद का काम करेगा, इसको इंसुलिन ग्रोथ करेगा, उसको बढ़ाएगा। तो इस वे अब वो जो कैंसर सेल था, वो जो गलती से MMR पाथवे से निकल चुका था, अब उसको ग्रोथ मैकेनिज्म में अब वो एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि इंसुलिन का लेवल हाई है। साथ में देखिए कि परसिस्टेंट इंसुलिन लेवल हाई होने से, परसिस्टेंट खाना खाने से ऑटोफेगी को हम इनहिबिट करते हैं। ये ऑटोफेगी एक नया टर्म है, हम बाद में इसमें अभी डिस्क्राइब करेंगे। सो परसिस्टेंट इंसुलिन लेवल के हाई होने से डिफरेंट पाथवे के द्वारा ग्रोथ और सर्वाइवल को इंक्रीज करता है। ये इंसुलिन का लेवल जो हाई होता है वो ऑटोफेगी को भी डीएक्सेलरेट करता है या स्टॉप करता है। ये ऑटोफेगी अगर स्टॉप होता है तो कैंसर बढ़ता है, ये ऑटोफेगी स्टॉप होता है तो कैंसर बढ़ता है। ये ऑटोफेगी है क्या? ऑटोफेगी पे कोई चर्चा नहीं होता था इसके पहले की, जब 2016 में योशिनोरी ओसुमी को नोबेल प्राइज मिला मेडिसिन में ऑटोफेगी के ऊपर। He got Nobel Prize in 2016. Then this term became a household term for all the researchers, all the genetics, all the cancer researchers. Auto means self, फेगी means खाना। और ये हमारा जो वर्षों से चला आ रहा वैदिक पद्धति, या किसी भी हमारे धर्म जो इस्लाम भाई हैं, जो फास्टिंग की हमारी पद्धति वैदिक पद्धति में है, या एक जैन की पद्धति में कि शाम के बाद नहीं खाना है 2 टाइम, उसी पे इन्होंने रिसर्च किया और उस फिजियोलॉजी को, डॉट्स को कनेक्ट किया कि कैसे ये हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, फास्टिंग हेल्थ के लिए कैसे बेनिफिशियल है। उन्होंने फिजियोलॉजिकली उस सारे डॉट्स को कनेक्ट करके प्रूफ किया कि इससे कैंसर कम होता है। ऑटोफेगी मीन्स, ऑटो मीन्स खुद और फेगी मीन्स खाना, और ये हमारा फास्टिंग हमारा ही पद्धति था जो हम लोग जानते थे कि फास्टिंग, आज कोई फास्टिंग करता है तो उस पर हम हंसते हैं, बस इस बंदे ने प्रूफ कर दिया कि फास्टिंग करके आप कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हो। एक्चुअली ऑटोफेगी में होता क्या है, जब शरीर हम फास्टिंग के स्टेज में है तो हमारे लीवर को, ब्रेन को, किडनी को, हार्ट को, इसको एनर्जी चाहिए। एनर्जी का करेंसी है ATP।
जैसे इंडिया का करेंसी रुपीज है, अमेरिका का डॉलर, वैसे एनर्जी का करेंसी है एटीपी। इनको एटीपी चाहिए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बॉडी को के जो बेसिक पार्ट है जिससे हम जिंदा हैं, जैसे हार्ट हुआ, लीवर हुआ, ब्रेन हुआ, लंग्स हुआ, इनको एटीपी चाहिए। आप खाना खाइए नहीं खाइए। तो जब हम फास्टिंग के स्टेट में होते हैं तो ये एटीपी कहां से लाते हैं? वो खोजता है कि और किसे पचाएं। तो जो एक ऑर्गेनेली में डैमेज्ड पार्टिकल्स रहते हैं, जो इस रूम में समझिए कि जो टूटा फूटा कचरा है, उसी को बोलता है कि चलो अब तुम्ही को हम जला के एनर्जी लाते हैं, एटीपी बनाते हैं। तो डैमेज्ड पार्टिकल्स आते कहां से हैं? हम क्या बताएं कि मॉडर्न लाइफ स्टाइल में हम बैठते हैं, खाते हैं, खाते हैं, खाते हैं, तो जितना एनर्जी एक्सपेंड करना है उससे ज्यादा हम खाए जाते हैं। तो बॉडी में वो डैमेज्ड पार्टिकल्स जो सेल्स के ऑर्गेनेली हैं वो कभी डाइजेस्ट नहीं होते हैं, फास्टिंग स्टेट में कभी जाते नहीं हैं, लगातार खाते हैं, फिजिकली कम एक्टिव रहते हैं। तो सेल्स के जो डैमेज्ड पार्ट्स रहते हैं वो सेल्स में ही उसी डस्टबिन में जमा होते जाता है पिछले 20 साल, 30 साल, 40 साल से। और वो डिफरेंट डैमेज्ड ऑर्गेनेलीज, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, रिएक्टिव ऑक्सीजन रेडिकल्स बना के ग्रेजुअली वो कैंसर का रूप ले लेते हैं। अब हम जब फास्टिंग के स्टेज में जाएंगे, अब यहां मैथमेटिक्स समझिए, जब हम फास्टिंग के स्टेज में जाएंगे तो यही डैमेज्ड पार्टिकल्स को शरीर अपने लाइसोजोम से कनेक्ट करके डिफरेंट पाथवे से उसको लेमन टर्म में बोलेंगे कि उसको डाइजेस्ट करके उसको जला के एनर्जी बनाता है। तो एक तो शरीर को एनर्जी मिला फास्टिंग करने से, और जो कई सालों से शरीर में कचरा को जमा करके रखे थे उसको वो क्लियर करता है। आप कभी 2 दिन का वाटर ओनली फास्ट करके देखिए, उसके बाद शरीर आपका इतना लाइट हो जाएगा। 2 दिन के वाटर ओनली फास्ट के बाद आपका शरीर इतना लाइट फील करेगा, लगेगा कि आप हवा में चल रहे हैं। तो आज हम मॉडर्न लाइफ स्टाइल से ऑटोफेगी को डीएक्टिवेट कर दिए हैं, और ये ऑटोफेगी जब डीएक्टिवेट होता है तो कार्सिनोजेनेसिस एक्टिवेट हो जाता है। जब ऑटोफेगी डीएक्टिवेट होता है तो कार्सिनोजेनेसिस एक्टिवेट हो जाता है। अब हम फास्टिंग करके, जब हम फास्टिंग करते हैं तो अपने ऑटोफेगी को एक्टिवेट करते हैं। फास्टिंग करने से शरीर को एनर्जी चाहिए, शरीर को वो अपने कई सालों से जो शरीर में कचरा बैठा हुआ था, जो कई तरह की क्रॉनिक बीमारियां कर रहा था, किडनी का, हार्ट का, कैंसर का, उस कचरे को शरीर क्लियर करता है फास्टिंग करने से। सो हमें हमेशा अपने लाइफ में बैलेंस बिटवीन फास्टिंग एंड फीस्टिंग रखना चाहिए। ऑटोफेगी की ये डिफरेंट पाथवे हैं जो फाइनली डिग्रेड करता है, उसको डाइजेस्ट करके एटीपी का एनर्जी निकालता है, और इनका कैंसर को फाइनली ये सप्रेस करता है डिफरेंट कॉम्प्लेक्स पाथवे से। सो ऑटोफेगी को हम फुल डे फास्टिंग, ऑटोफेगी के लिए जरूरत नहीं है कि 24 घंटा का फास्टिंग हो, या हम हर वीक में 2 दिन का फास्टिंग करें। रिसर्च से यह भी हुआ है कि हम अपने जो खाने का ड्यूरेशन है उसको कम कर दें। जैसे कि हम टोटल 24 घंटे में हम 6 घंटा 4 घंटे का विंडो पीरियड रखें, 6 घंटे का, 8 घंटे का, जिसमें कि हम खाना खाएं। अगर हमने रात का डिनर लिया है तो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट स्किप करें, चाय पी सकते हैं, और दोपहर में लंच ले। दोपहर में लंच लेंगे और रात को डिनर लेंगे, इस बीच में जितना खाना है खा लें। हम अगर 16 से 18 घंटा अगर खाना नहीं खाते हैं तब भी शरीर में ऑटोफेगी डेली का एक्टिविटी, थोड़े थोड़े मात्रा में आप दिन भर खाइए। ये बोला जाता रहा है, अरे मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट नहीं मिस करना है, कभी भी मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट नहीं मिस करना है, दिन भर में थोड़े थोड़े करके 6 से 8 बार खाना है। नहीं, ये गलत है। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार बोल रहा हूं, ये गलत है। अगर क्रॉनिक डिजीजेस से छुटकारा पाना है, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट की बीमारी, कैंसर की बीमारी, किडनी की बीमारी, तो आपको पूरे दिन में कम समय में खाना होगा। उस कम समय में आप खा सकते हैं। आइडियली तो 1 मील अ डे होना चाहिए, मैड 1 मील अ डे, बट हम वो पॉसिबल नहीं होता है हमेशा। हम 6 से 8 घंटे के विंडो पीरियड में खाना खाएं। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट स्किप कर दे, 2 बजे लंच करें, 8 से 9 बजे के बीच में डिनर कर ले।
और इस बीच में जितना खाना है हम खा सकते हैं, बीच बीच में स्नैक्स। बट ये विंडो पीरियड जो 16 से 18 घंटा है, हमें फास्टिंग के फेज में रखना होगा, अपने आप को कैलोरी रिस्ट्रिक्शन करना होगा इस बीच में, देन ऑटोफेगी विल बी एक्टिवेटेड। बीच बीच में हम महीने में एक बार 24 घंटे का हम फास्टिंग, 48 आवर का फास्टिंग जितना शरीर परमिट करे हम कर सकते हैं। बट डेली में अपना एक हैबिट बना लें कि वी हैव टू कीप आवर द विंडो ऑफ फीडिंग स्टेट बिटवीन 6 to 8 आवर एंड फास्टिंग स्टेट बिटवीन 16 to 18 आवर्स। ब्रेकफास्ट 2 बजे करें, ब्रेकफास्ट, माइंड इट इज ब्रेकिंग द फास्ट। जो नाइट के बाद हम 8 घंटा 10 घंटा सोने के बाद और सवेरे उठ के फ्रेश होने का जो गैप रहता है, तो हम सवेरे जो नाश्ता करते हैं उसको हम ब्रेकफास्ट बोलते हैं, क्योंकि ब्रेक प्लस फास्ट, हमने जो रात का फास्ट था उसको ब्रेक किया, इसीलिए उसको ब्रेकफास्ट बोलते हैं। वो जरूरी नहीं है कि हम मॉर्निंग में ले, माइंड इट, ब्रेकफास्ट टर्म उसी से आया है। अपने फास्ट जो रात को हमने फास्टिंग स्टार्ट किया था उसको सवेरे ब्रेक करेंगे। तो अब अभी का जो लेटेस्ट कोर साइंस रिसर्च बोल रहा है कि इस ब्रेकफास्ट को आप 2 बजे दिन में तोड़े, आप और लेट से तोड़ सकते हैं। मैं 5 बजे तोड़ता हूं, सवेरे 3-4 कप चाय पीता हूं विथ लो शुगर होल डे में। बट जो मेरा मील है वो 5 बजे से शुरू होता है और एक डिनर लेता हूं, दैट डिनर इज फुल। तो माइंड इट, ब्रेकफास्ट, मॉर्निंग के भोजन को ब्रेकफास्ट नहीं बोलते हैं। जब आपका फास्टिंग ब्रेक हो रहा है उसी से ब्रेकफास्ट टर्म आया। रात भर के खाने के पहले जमाने में लोग कितने बार खाते थे, रात को नहीं खाते थे, रात को तो अपनी गुफा में चले जाते थे, रात को खाना जाएंगे तो वो खुद शिकार हो जाते जंगली जानवर को, दिन में खाते थे जितने देर का एक्टिव, और होल 14 से 15-16 घंटा जैसे ही शाम होती थी सवेरे तक वो फास्टिंग के फेज में रहते थे, सवेरे फिर शिकार पे निकलते थे। तो हमारा जेनेटिक मेकअप वही है। हजारों साल के बीच में ये जो पिछले 2000 साल में, खास करके पिछले 200 साल में जो हमने अपने जेनेटिक मेकअप को इतना मॉड्यूलेट करने का शुरू किया है, आज हम 18 घंटा खाते हैं, 5 घंटा सोते हैं, 16 घंटा कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। नहीं, ये 16 घंटा नहीं, ये 6 घंटा होना चाहिए। आपके खाने का पीरियड ये 6 घंटा होना चाहिए। एक बंदे ने नोबेल प्राइज ले गया इस पे रिसर्च करके 2016 में। आज 7 साल होने को है इस चीज को, तो आज तो घर घर तक इस चीज को पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन अच्छी चीजें नहीं जाती हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, ब्रेकफास्ट 2 बजे होना चाहिए, सिवाय कुछ पेशेंट्स को छोड़ के। अगर आप शुगर के मरीज हैं, डायबिटीज की दवाइयां पे हैं, तो अपने डॉक्टर से सलाह लेके उस ब्रेकफास्ट को 2 बजे के आसपास ले जाएं। अदरवाइज मैं बोलता हूं कि किसी मरीज को कुछ नहीं होगा। आप पानी पिए, चाय पिए, जूस कभी नहीं पिए, जूस तो आपके शुगर को ऐसे स्ट्राइप करेगा। तो ये ऑटोफेगी वन ऑफ द पोटेंट मैकेनिज्म है जिसको हमने डीएक्टिवेट करके आज कैंसर के इंसिडेंस को इतना ज्यादा बढ़ा दिया है। और कुछ फूड आइटम्स भी हैं जो ऑटोफेगी को एक्टिवेट करते हैं। करंट एविडेंस सजेस्ट कि एनी फास्टिंग बिटवीन 18 hours to 4 days activate activity. Different green tea, soya beans, nuts, these are also activate autophagy. So a 1-day fasting mystery explained, and finally this man got Nobel Prize for this. So आज मैं अपने टॉक को समराइज करते हुए बोलना चाहता हूं कि हमने कैंसर में बहुत सारे कोर रिसर्च किए हैं कि आज कैंसर क्यों हो रहा है। एमएमआर जीन्स, हमारा जेनेटिक मेकअप इतना टाइटली रेगुलेटेड है कि हम कोई भी अगर डीएनए डैमेज होता है तो उसको हमारे एमएमआर जीन्स करेक्ट करते हैं। आज हम उस म्यूटेशंस को डिटेक्ट करते हैं, उसके अगेंस्ट दवाइयां हैं। इसके अलावा जो आज कैंसर का इंसिडेंस जिनमें रिस्क फैक्टर नहीं है उनमें भी इसलिए बढ़ रहा है, कैंसर का इंसिडेंस उन लोगों में भी इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आज हम अपने ऑटोफेगी को डीएक्टिवेट कर दिए हैं। हम खाना ज़्यादा खाते हैं, फिजिकली एक्टिव नहीं है, हम बैठ के काम करते हैं, भागते दौड़ते नहीं है, पेट का मोटापा है। और अगर हम फिर से सात्विक गुणों को अपनाएं, पिछले अपने जो हमारे पूर्वज करते थे, आज कोई फास्टिंग करता है तो उस पर हम हंसते हैं। आज अगर हम फास्टिंग को फिर से अगर अपनाएं, और एक चीज याद रखें कि हमारे पूर्वज का जो जेनेटिक मेकअप है पिछले 10,000 साल से
वो 200 साल में जिसको हमने तोड़ मरोड़ दिया है वो करेक्ट नहीं होगा। हमने पिज्जा, बर्गर, समोसा, रिफाइंड ऑयल्स, ये सब पिछले 200, खास करके पिछले 60, 70, 80 साल में जो किया है हमने अपने शरीर के साथ, जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, पिछले 10,000 साल का जेनेटिक मेकअप 50-60 साल में अगर सोचेंगे कि वो चेंज हो जाए। 10,000 साल का जेनेटिक मेकअप क्या था? हम शिकारी थे, जंगल में हमारे पूर्वज शिकार करते थे और 8-10 घंटा का जो सनलाइट का फेस था उसी में खाते थे, रात होते ही केव में चले जाते थे। तो उसी जेनेटिक मेकअप को एक्टिवेट करना होगा और आपको 6 से 8 घंटे के विंडो पीरियड में मैक्सिमम खाना होगा। अगर आप बेस्ट कर सकते हैं तो 1 मील अ डे है, बट दैट मील शुड बी अ बिग मील। आप थोड़ा थोड़ा करके दिन भर खाइएगा तो वो कोई बेनिफिट नहीं करेगा। सो हमें फास्टिंग, बीच बीच में हम फिस्टिंग कर सकते हैं। शुगर्स को कट करना चाहिए ड्रास्टिकली, शुगर इन एनी फॉर्म, फ्रूट जूस, स्वीट्स, और जो भी हम कैंड जूसेज लेते हैं, कैंड कोई भी कोक ड्रिंक लेते हैं, उनको, वो तो शुगर बम है। जो कैंड कोक ड्रिंक्स है वो तो शुगर बम है वो। सो फाइनली इन चीज़ों को अवॉइड करके, चीज़ें जो नेचर के साथ हैं, जो सीजनल फ्रूट्स हैं, जो आपको होल फूड्स है, कोई भी अगर डिब्बा बंद फूड है उसे ना खाएं, उसमें प्रिजर्वेटिव मिला हुआ है और वो प्रिजर्वेटिव कार्सिनोजेनिक, कैंसर करता है। कोई भी डब्बा बंद फ्रूट है, फ्रेश चीज़ें ले, सीजनल फ्रूट्स खाएं, होल फूड्स का यूज करें और कोशिश करें कि कम से कम विंडो पीरियड में खाना खाएं पर डे। आप इस एक लाइफ स्टाइल को अपनाएं। इस बंदे ने नोबेल प्राइज लेके दिखा दिया तो आज होल वर्ल्ड को फॉलो करना चाहिए। हम कैंसर के, हार्ट अटैक को, जो आज यंग पेशेंट्स को, यंग आदमी को, चलते फिरते आदमी को 30 साल, 35 साल, 40 साल, जिसने अभी जिंदगी जीना शुरू किया है, सडन हार्ट अटैक से डेथ होता है। इन सब चीज़ों को कम कर सकते हैं, सब चीज़ों को कम कर सकते हैं, सारी बीमारियों को कम कर सकते हैं। हार्ट की बीमारी, किडनी की बीमारी, शुगर की बीमारी। खाना कम खाएं, गम को ज़्यादा खाएं। मीन्स खाना कम खाना है और आपका जो स्ट्रेस है उसको खाना है, स्ट्रेस को नहीं आने देना है अपने ऊपर। अगर ये दो चीज़ को अपना लें, कम खाएं, गम खाएं, तो हम शायद हमेशा हेल्दी रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।